कहानी वार्ता सुन रहे मेरे सारे दोस्तों को नमस्कार। अपने दोस्त विक्रम के साथ आज आप सुनने जा रहे हैं शिकारी पार्ट 4। हमेशा की तरह बाकी बातें अंत में। शुरू करते हैं शिकारी पार्ट 4। देवराज चौहान जब संभला तो उसने कार स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी। वो समझ गया कि ब्रिजवाश भाग रहा है। जल्दी से उठकर वो बाहर की तरफ दौड़ा। जब तक बाहर पहुंचा ब्रिजवाश की कार बाहर निकल चुकी थी। उसने गैराज में निगाह मारी कि उसका पीछा करने के लिए कार मिल जाए, परंतु ऐसी कोई कार वहां नहीं थी। टूटी फूटी 3-4 कारें अवश्य थी वहां। ब्रिज वॉश का निकल जाना बहुत गलत हो गया था। दांत भींचे देवराज चौहान कमरे में वापस पहुंचा तो फिरोजा को फर्श पर बेहोश पाया। देवराज चौहान ने उसे चेक किया, फिर 2 सोफों को मिलाकर एक साथ रखा और फिरोजा को सोफों पर लिटा दिया। उसके बाद देवराज चौहान गैराज से बाहर निकलता चला गया। वो जानता था कि ब्रिजवाश के फरार हो जाने के पीछे गलती उसकी थी। उसे फौरन रिवॉल्वर निकालकर शूट कर देना चाहिए था। ऐसा करने में देरी कर दी और वो दोनों को चोट पहुंचाकर भाग निकला। देवराज चौहान ने नहीं सोचा था कि वो इतना फुर्तीला होगा। ये देवराज चौहान की दूसरी गलती थी। उसे लापरवाह नहीं होना चाहिए था। इस वक्त देवराज चौहान का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। ब्रिजवाश जानता था कि वो फंस चुका है, उसका राज खुल चुका है। ऐसे में वो सबसे पहले लूथर माची को बताएगा कि वो इंडिया नहीं गया बल्कि मैनचेस्टर में ही है। लूथर माची को गैराज के बारे में बताएगा। ब्रिजवाश लूथर माची के हाथों उसकी हत्या कराकर खुद को सुरक्षित करना चाहेगा। ऐसे में फिरोजा को गैराज से हटाना जरूरी था। वो बेहोश थी। देवराज चौहान आधे घंटे बाद वापस गैराज लौटा। कुछ दूर पार्किंग में खड़ी एक कार को लेता आया था। कार का दरवाजा उसे खुला ही मिल गया था। कमरे में पहुंचा तो फिरोजा को उसी अवस्था में पाया जैसा कि वो छोड़ के गया था। देवराज चौहान ने फिरोजा को दोनों बाहों में उठाया और बाहर खड़ी कार के पीछे वाली सीट पर लिटाया और कार गैराज से बाहर लेता चला गया। शाम होने को थी। मौसम अब खराब होने लगा था। कोहरा धीमे धीमे नीचे आकर फैलता जा रहा था। सर्दी बढ़ गई थी। देवराज चौहान के पास कोई ठिकाना नहीं था। फिरोजा का घर भी नहीं जानता था कि उसे वहां छोड़ दे। देवराज चौहान को मध्यम रफ्तार से यूं ही सड़क देवराज चौहान कार को मध्यम रफ्तार से यूं ही सड़कों पर दौड़ाता रहा। उसे फिरोजा में के होश में आने का इंतजार था। फिरोजा ने काफी लंबा वक्त लिया होश में आने को। शाम 7 बजे जब अंधेरा छाया हुआ था तो उसे फिरोजा की कराह सुनाई दी। देवराज चौहान समझ गया कि फिरोजा को होश आ रहा है। उसने एक पार्किंग तलाश की और कार वहां ले जा रुकी। तब तक फिरोजा को पूरी तरह होश आ गया था। वो सिर के पिछले हिस्से पर हाथ रखे हुए थी और वो हिस्सा जो दो जोरों से दीवार से टकराया था। हम कहाँ हैं? फिरोजा ने थके स्वर में पूछा। मैं नहीं जानता। ये तो तुम ही बताओगी कि ये मैनचेस्टर का कौन सा इलाका है। वॉश को पकड़ लिया तुमने? वो भाग गया। तुम्हारी कार ले भागा वो बहुत ही फुर्तीला दिखा। उसका बच निकलना बहुत गलत हुआ। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। तुमने कहा था कि उसे मार दिया जाएगा। मैं निश्चिंत थी कि मेरे तुम्हारे हाथ साथ होने के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, परंतु अब वॉश से बात बाहर निकल सकती है। वो लूथर माची को सब कुछ बता सकता है। देवराज चौहान का भी यही ख्याल था। मैं तुम्हारे साथ थी तो लूथर माची या सीआईए के एजेंट मेरे पीछे पड़ सकते हैं कि उन्हें तुम्हारे बारे में बताऊं। उधर चीफ ये बात जानना चाहेगा कि मैं तुम्हारे साथ क्यों थी। सब कुछ गड़बड़ हो गया। चीफ से ज्यादा तुम्हें लूथर माची से खतरा होगा। हाँ, वो खतरनाक है और मेरे पास आ सकता है तुम्हें पूछने के लिए। अब तुम क्या करोगे? ब्रिजवॉश को खत्म करना है मैंने। दांत देवराज चौहान ने दांत भींच कर कहा। तुम्हें लूथर माची से खतरा है? वो लूथर माची की मुझे परवाह नहीं। मेरा काम ब्रिजवॉश को खत्म करना है। वो हिंदुस्तान को धोखा दे रहा है। वो तो छिप गया होगा। उसे कहाँ ढूंढोगे? फिरोजा बोली। ढूंढना तो पड़ेगा ही। तुमने वॉश को शूट कर देने में देरी की। ये गलती मैंने जरूर की। तुम्हारे सिर में चोट ज्यादा है क्या? ठीक है, 2-3 दिन लगेंगे ठीक होने में। मेरे रहने की कोई जगह होगी तुम्हारे पास? देवराज चौहान ने पूछा। नहीं, जगह का इंतजाम तुम्हें खुद ही करना होगा।
फिर कार में नजर मारकर बोली, तुम्हारा सूटकेस कहाँ है? गैराज पर ही रह गया। ये कार किसकी है? चोरी की। ठीक है, तुम मुझे मेरे घर पर या किसी टैक्सी स्टैंड पर छोड़ दो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ देता हूँ, रास्ता बताती जाना। अगला दृश्य। बस, फिरोजा बोली, यहीं उतार दो। सामने गली थी। गली के मोड़ पर देवराज चौहान ने कार रोक दी। तुम्हारा घर कहाँ है? देवराज चौहान ने पूछा। इस गली में बाईं तरफ का तीसरा वाला। फिरोजा कार का दरवाजा खोलती नीचे उतरी तो सर्द हवा का झोंका उसे कंपा गया। घर में मेरी माँ है, बहन है। बहन एनी है? देवराज चौहान मुस्कुराया। हाँ, मैं जानती हूँ तुम उससे एस्टोनिया में मिल चुके हो, अच्छी तरह से। इस वक्त मैं तुम्हें घर में बुलाकर कॉफी भी नहीं पिला सकती, क्योंकि लूथर माची के मेरे पास पहुंचने की संभावना है। ब्रेज वॉश ने लूथर माची को शाम के हालातों के बारे में जरूर बताया होगा कि माची तुम्हें खत्म कर दे और ब्रेज वॉश के लिए खतरा कम हो जाए। मैं कॉफी के बिना ही ठीक हूँ। तुम अपना फोन नंबर दे दो और मेरा फोन नंबर ले लो। हमें जरूरत पड़ी तो हम फोन पर बात करेंगे। दोनों ने एक दूसरे का नंबर लिया दिया। तुम अपने लिए कोई बढ़िया सी जगह ढूंढ लेना। हाँ, देवराज चांद मुस्कुराया। बाय, फिरोजा ने कहा और गली में प्रवेश कर गई। देवराज चौहान स्टीयरिंग सीट पर बैठा उसे जाते देखता रहा। तब तक देखता रहा जब तक वो एक घर में प्रवेश न कर गई। चारों तरफ अंधेरा फैला था। सर्दी की लहर तेज हो गई थी। छाए कोहरे का एहसास हो रहा था। देवराज चौहान कार को गली के भीतर ले गया और फिरोजा के घर के पास ही मुनासिब जगह पर घर रोकी और इंजन बंद कर दिया। यहां से फिरोजा के घर का नजारा स्पष्ट दिखाई दे रहा था। देवराज चौहान को यकीन था कि ब्रजवास ने लूथर माची को सब कुछ बताकर उनके पीछे लगा दिया होगा और लूथर माची हाथ पांव मारता उन्हें ढूंढ रहा होगा। ऐसे में वो फिरोजा तक जरूर पहुंचेगा ताकि फिरोजा से उसके बारे में जानकारी ले सके। कार में बैठा देवराज चौहान लूथर माची के वहां आने का इंतजार करने लगा। अगला दृश्य। वो कार उसी गैराज के सामने बाहर ही रुकी। फिर दरवाजे खुले और लूथर माची के साथ दो और लोग बाहर निकले। तीखी सर्दी पड़ रही थी। उन तीनों को इस सर्दी की जरा भी परवाह नहीं थी। गैराज पर अंधेरा था। भीतर तो कोई नहीं लगता, अंधेरा है, एक आदमी ने कहा। वो अंधेरे में भी हो सकते हैं, लूथर माची गुर्राया। जो भी सामने आए भून दो। मेरे ख्याल में वो यहीं छिपा होगा। उसे जिंदा नहीं बचना चाहिए। आओ। कहने के साथ ही लूथर माची भीतर प्रवेश कर गया। बाकी दोनों उसके पीछे थे। तीनों ने रिवॉल्वरें निकालकर हाथ में ले ली थी। वक्त बीतने लगा। 20 मिनट बाद वो तीनों बाहर आई। इस बीच गोली चलने की आवाज सुनाई नहीं दी। वो दोनों ये जगह छोड़ चुके हैं, लूथर माची ने दांत पीसते हुए कहा। मैं फिरोजा का घर जानता हूँ। वो बताएगी कि देवराज चौहान इस वक्त कहाँ है। क्या पता फिरोजा घर पर ना हो, इस वक्त देवराज के चौहान के साथ हो कहीं पर, या फिरोजा देवराज चौहान को अपने घर ले गई हो। दूसरा बोला, चलो यहाँ से। फिरोजा बेवकूफ नहीं है जो इन हालातों में देवराज चौहान को अपने घर ले जाएगी। अगर वो घर पर नहीं मिली तो वहीं रहकर हमें उसकी वापसी का इंतजार करना होगा। जब तक मैं देवराज चौहान को शूट न कर दूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। लूथर माची ने गुर्राहट भरे स्वर में कहा। वो मेरे हाथों से ही मरेगा। अगला दृश्य। कार फिरोजा के घर के सामने रुकी और लूथर माची अपने दोनों साथियों के साथ बाहर निकलकर फिरोजा के घर के दरवाजे पर जा पहुंचा। माची ने जोरदार बार बार बेल बजाई। फिरोजा की मां ने दरवाजा खोला। फिरोजा है? लूथर माची ने तेज स्वर में पूछा। है? तुम कौन? तब तक लूथर माची उसे एक तरफ करके भीतर प्रवेश कर गया था। वो दोनों भी भीतर भीतर आ गए थे। तुम लोग कौन हो जो इस तरह भीतर चले आ रहे हो? फिरोजा की मां ने गुस्से से कहा। परंतु लूथर माची को फिरोजा दिख गई थी। वो सामने ही ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठी कॉफी पी रही थी। उसके सिर के पिछले हिस्से पर बैंडेज लगी थी। पहचानती हो मुझे? लूथर माची ने दांत भींचकर कहा। लूथर माची हो तुम, सीआईए का हत्यारा? अच्छा है कि तुम मुझे पहचानती हो। अपने बारे में मुझे बताना नहीं पड़ा। लूथर माची ने उसे घूरते हुए कड़वे स्वर में कहा। यह भी जानती होगी कि मैं क्यों आया हूं तुम्हारे पास? तुम्हें यहां देखकर मुझे हैरानी हुई। फिरोजा मन ही मन सतर्क थी। लूथर माची ने सख्त निगाहों से उसे घूरा, फिर बोला,
तुम्हारे सिर में चोट ब्रिजवाश ने पहुंचाई है? हाँ, फिरोजा बोली। तुम्हें कैसे पता? चालाक मत बनो। तुम क्या किया है मैंने अब तक चालाकी वाला? देवराज चौहान कहाँ है? वो वो इस वक्त कहाँ है मुझे क्या पता? बकवास मत करो। कसम से माची, मैं नहीं जानती इस वक्त देवराज चौहान कहाँ है। 1 घंटा पहले ही वो मुझे घर पर छोड़कर गया था। लेकिन तुम्हें देवराज चौहान की क्या जरूरत पड़ गई? तुम चालाक बन रही हो जबकि तुम सब कुछ जानती हो। लूथर माची गुर्रा उठा। पता नहीं तुम क्या कह रहे हो। मुझे कुछ भी नहीं पता। बताओ क्या बात है? सीआईए उसकी मौत चाहती है। वो एक बार मेरे हाथों से बच निकला है। समझी? फिरोजा ने सिर हिलाया। तो तुम इसलिए मेरे पास आए हो कि मुझसे देवराज चौहान के बारे में जान सको। परंतु तुम्हें ये बात किसने बताई कि शाम को मैं देवराज चौहान के साथ थी? लूथर माची उसे घूरता रहा। इसका तो ये मतलब निकलता है कि ब्रिजवाश डबल एजेंट है। वो सीआईए के लिए भी काम करता है। मेरी बात का जवाब दो कि देवराज चौहान। तभी फिरोजा का मोबाइल बजने लगा, जो कि सेंटर टेबल पर पड़ा था। फिरोजा ने फोन उठाकर बात की। हेलो फिरोजा। दूसरी तरफ वाइट था। तुम्हारा काम हो गया। मैं तुम्हें कुछ देर बाद फोन करती हूँ, फिरोजा ने कहा। तभी सामने खड़ा लूथर माची गुर्राया। देवराज चौहान कहाँ है? सॉरी, होने तो ये चीज है। देवराज चौहान है, यानी वो फोन का पूछ रहा है। चलो। देवराज चौहान है? नहीं। मुझे फोन दो। लूथर माची ने हाथ आगे बढ़ाया। बात करो वाइट, फिरोजा फोन पर बोली। कौन है ये? उधर से वाइट की आवाज आई। फिरोजा ने फोन लूथर माची को की तरफ बढ़ाया। हेलो। लूथर माची ने बात की। कौन हो तुम? लूथर माची। सीआईए एजेंट। तुम कौन हो? वाइट। कौन वाइट? ब्रिटिश गुप्तचर एजेंसी का खबरी। मेरे बारे में सब जानते हैं। तुम फिरोजा के पास क्या कर? भाड़ में जाओ, लूथर माची ने कहा और मोबाइल सोफे पर उछाल दिया। फिरोजा की मां शांत सी एक तरफ खड़ी रही। तुम्हें कैसे पता कि वो देवराज चौहान नहीं है? फिरोजा ने पूछा। मैंने देवराज चौहान की आवाज सुन रखी है। लूथर माची फिरोजा को घूरता कह उठा। अब फालतू बातें बंद करो और सीधी तरह मुझे बता दो कि देवराज चौहान इस वक्त कहाँ मिलेगा। मैं सच कह रही हूँ, माँ की कसम। मैं नहीं जानती कि देवराज चौहान अब कहाँ होगा। उसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। वो किसी ठिकाने की तलाश में था। झूठ मत बोलो तुम तो। मैंने अपनी माँ की कसम खाई है माची, और मैं सीआईए से झूठ नहीं बोल सकती। मैंने तो सुना है कि तुम बहुत कमीनी हो। क्या मतलब? तुमने महीना भर पहले ही अपनी सहेली के घर पर सीआईए के 3 बेहतरीन एजेंटों की हत्या की, और मैंने की? हाँ, तुमने की। उन्हें जगमोहन ने शूट किया था। इस बारे में माइक से मेरी बात हो चुकी है। तुम माइक से पूछ लो। ये सारा मामला तुम्हारे कारण ही शुरू हुआ था, जो अब तक चल रहा है। अगर तुम्हारा चीफ बीच में ना आया होता तो तुम कब की मर चुकी होती। पुरानी बातें मत करो। माइक से मेरी बात हो चुकी है। मैंने सीडी वापस माइक को दे दी थी। सीआईए से मेरा समझौता हो चुका है, और अब उन बातों को मैं याद नहीं करना चाहती। याद नहीं करना चाहती? ठीक है। परंतु तुम देवराज चौहान जैसे इंडियन एजेंट के साथ क्या कर रही? मैं कुछ नहीं कर रही थी। सुबह एयरपोर्ट पर मैं किसी काम से गई थी, तो वहां देवराज चौहान दिखा। तुम्हारी, माइक की और ब्रिज वॉश की बातें सुन रहा था। तभी देवराज चौहान ने मुझे देख लिया कि मैंने उसे ऐसा करते देख लिया है, तो उसने जबरन मुझ पर कंट्रोल कर लिया और दिन भर मुझे अपने साथ रखा कि कहीं मैं तुम लोगों को ये बात न बता दूं कि ब्रिज वॉश के डबल होने का राज देवराज चौहान जान गया है। और बकवास। तुम बहुत चालाक बन रही हो। यही सच है। मुझे ब्रिज वॉश ने बताया कि तुम देवराज चौहान के साथ हो। दिमाग खराब हो गया है उसका। देवराज चौहान ने फ्लाइट क्यों छोड़ी? वो मुझे बता रहा था कि ब्रिज वॉश को गद्दारी की सजा देना चाहता है। तुम्हारे बारे में अब मुझे माइक से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम मुझे देवराज चौहान का पता ठिकाना नहीं। कसम से मैं खुद नहीं जानती कि देवराज चौहान कहाँ है, फिरोजा ने झल्ला कर कहा। लूथर माची फिरोजा को घूरता रहा, फिर मोबाइल निकालकर माइक से बात की। मैं इस वक्त फिरोजा के सामने हूँ, उसके घर पर। अब उसने क्या किया? माइक की आवाज कानों में पड़ी। ये दिन भर देवराज चौहान के साथ थी। इन्होंने ब्रिज वॉश को खत्म करने की। देवराज चौहान तो इंडिया चला गया सुबह।
माइक का चौंका स्वर कानों में पड़ा। नहीं गया। उसने ब्रिज वॉश को हमसे मिलते देख लिया था और फ्लाइट छोड़ दी। ये बातें मुझे ब्रिज वॉश ने फोन पर बताई। अब फ्रोजा मुझे ये नहीं बता रही कि इस वक्त देवराज चौहान कहाँ मिलेगा, जबकि देवराज चौहान ही इसे घर पर छोड़ने आया था। उसने ये बात खुद ही कही है, लूथर माची ने सख्त स्वर में कहा। फ्रोजा देवराज चौहान के साथ क्यों होगी? माइक की उलझन भरी आवाज कानों में पड़ी। इस बारे में ये जो बता रही है वो सरासर झूठ है। फ्रोजा को फोन दो। लो, कर लो बात। फ्रोजा ने फोन थामा और बात की। माइक, फ्रोजा बोली, मैं सच कह रही हूं कि मुझे नहीं पता देवराज चौहान कहाँ है, लेकिन वो ब्रिज वॉश की तलाश में है ताकि उसकी हत्या कर सके। उसने दिन भर जबरदस्ती मुझे अपने साथ रखा कि कहीं मैं तुम पर यह बात न खोल दूं कि ब्रिज वॉश के डबल एजेंट होने की बात देवराज चौहान जान गया है। देवराज चौहान तब एक खाली पड़े गैराज पर ब्रिज वॉश को शूट करने जा रहा था कि ब्रिज वॉश हम दोनों को चोट पहुंचाकर भाग गया। वो यही सोच रहा था कि मैं भी देवराज चौहान के साथ हूं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तुम लूथर माची को देवराज चौहान के ठिकाने के बारे में बता दो। कैसे बता दूं? मैं नहीं जानती कि रोजा। माइक का कठोर स्वर कानों में पड़ा। एक बार तो तुम सीआईए से पंगा लेकर बच गई, परंतु बार बार ये नहीं होने वाला। बेहतर होगा कि देवराज चौहान के बारे में मैं नहीं जानती वो कहाँ है। पक्का? मैं झूठ नहीं कह रही। अगर मुझे पता चला कि ये बात तुम्हें पता है तो जानती हो तुम्हारा क्या हाल करूंगा? मुझे गोली मार देना। ऐसा ही करूंगा इस बार, माइक ने कठोर स्वर में कहा। माची को फोन दो। लूथर माची की माइक से बात हुई। तुम किसी और तरीके से देवराज चौहान की तलाश करो। शायद फ्रोजा नहीं जानती देवराज चौहान के बारे में। मैं मैनचेस्टर के कुछ एजेंटों को भी देवराज चौहान की तलाश में लगा। क्या तुम्हें यकीन है कि इसे देवराज चौहान के बारे में सच में नहीं पता? ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम सिर्फ देवराज चौहान को तलाश करके उसे शूट करो। लूथर माची ने फोन बंद करके फ्रोजा को घूरा। तुम जब भी मेरे हत्थे चढ़ी तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वो गुर्रा उठा। फ्रोजा खामोश रही। लूथर माची अपने दोनों साथियों के साथ बाहर निकल गया। फ्रोजा की मां दरवाजा बंद करते कह उठी, ये क्या हो रहा है? तुम क्यों मुसीबतें मोल लेती फिरती हो? एनी भी तो तेरे ही विभाग में जासूस है। वो तो कभी मुसीबत में नहीं पड़ती, फिर तू ही क्यों? मैं क्या करूं माँ, ये काम ही ऐसा है। एनी का काम भी तो ऐसा ही है, फिर वो क्यों नहीं? एनी है कहाँ? 2 दिन के लिए ऑफिस के काम से लंदन गई है। तुम क्या किसी केस पर काम? तभी 1, 2, 3, 4, 5 धमाके बाहर हुए। फ्रोजा चौंक कर उठ खड़ी हुई। ये गोलियों के धमाके थे। फ्रोजा ने मां को देखा। ये धमाके कैसे? मां भी ठगी सी खड़ी थी। गोलियां चली हैं बाहर। फ्रोजा के होंठ बिच गए। मां तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। रुक जाओ मां, फ्रोजा कह उठी, बाहर मत जाना। मां ने ठिठक कर फ्रोजा को देखा, फिर गहरी सांस ली। फ्रोजा ने दरवाजे की तरफ बढ़ने की कोशिश नहीं की। 5 गोलियां चलने के बाद बाहर फिर से फायर की आवाज नहीं आई। फ्रोजा समझ गई कि एक ही पार्टी ने गोलियां चलाई। दूसरी पार्टी को फायर करने का मौका ही नहीं मिला। कौन था बाहर? लूथर माची 2 साथियों के साथ अभी यहां से बाहर गया, तो बाहर कौन था? जो कहीं देवराज चौहान तो नहीं? फ्रोजा मनी मन चौंकी। फ्रोजा ने फुर्ती से अपना मोबाइल उठाया और देवराज चौहान का नंबर मिलाने लगी। बात होते ही फ्रोजा ने तेज स्वर में कहा, बाहर तुम हो? मैं ही था। देवराज चौहान की आवाज कानों में पड़ी। परंतु अब वहां से निकल चुका हूं। फ्रोजा ने गहरी सांस ली। तुम तब तब से बाहर ही थे जब मुझे घर पर छोड़े? हाँ, लूथर माची के आने का इंतजार कर रहा था। मार दिया उसे? उसे और उसके दोनों साथियों को भी। ये काम तो तुमने मेरे घर के बाहर ही करना था। सीआईए मेरे से पूछताछ करेगी। तुम निपट लोगी। अब फोन बंद करो। मैंने रात बिताने के लिए कोई ठिकाना तलाशना है। फ्रोजा ने फोन बंद किया और भीतर कमरे में जाकर डायरी निकाली और उसमें लिखा माइक का नंबर तलाश कर नंबर मिलाया तो माइक की आवाज कानों में पड़ी। गजब हो गया माइक, फ्रोजा अब आहत भरे स्वर में कह उठी। क्या हुआ? लूथर माची अपने 2 साथियों के साथ मेरे घर से बाहर निकला तो बाहर एकाएक गोलियां चली। मुझे लगता है कि लूथर माची और उसके साथियों पर गोलियां चलाई गई। वो देवराज चौहान ही होगा। मैं नहीं जानती, मैं अभी बाहर नहीं गई, परंतु बाहर की शांति देखकर कह सकती हूँ कि वहां कुछ बुरा हुआ है। अपने घर का पता बोलो, मैं आ रहा हूँ। रोजा ने पता बताकर फोन बंद किया।
ये क्या हो रहा है? माँ ने पूछा। तुम किन चक्करों में हो? मैं किसी चक्कर में नहीं हूं, फिरोजा शांत स्वर में बोली। पता नहीं मेरे आसपास क्या हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि तेरे को पता ना हो? माँ ने तीखे स्वर में कहा। तेरे को एनी ने भी कितनी बार समझाया कि खतरे वाले कामों से दूर रहा। मैं दूर ही हूं माँ। मेरे घर के बाहर गोलियां चला दे तो मैं क्या करूं? कहने के साथ ही फिरोजा ने वाइट का नंबर मिलाया। तुरंत ही वाइट से बात हो गई। कहो। लूथर लूथर माची तुम्हारे पास क्या कर रहा था? उधर से वाइट ने पूछा। दिमाग खराब हो गया उसका। वो चला गया है अब। तुम बताओ कि माची खतरनाक है, उससे बच के रहना। तुम अपनी कहो। मैंने उन 8 सीआईए एजेंटों की तस्वीर हासिल कर ली है जो इंडिया के प्रधानमंत्री की हत्या करने इंडिया गए हैं। तुम वास्तव में कमाल के हो वाइट। रोजा खुश हो गई। इस काम के तुमने 3,000 पाउंड देने का वादा किया था। उधर से वाइट ने कहा। हाथों हाथ दूंगी। मेरे पास आकर तस्वीरें ले लो। और मैं नहीं आ सकती। लूथर माची जब मेरे यहां से निकला तो बाहर गोलियां चलने की आवाज आई। फिर शांति छा गई। मेरे ख्याल में लूथर माची का काम हो गया। रोजा ने कहा। किसने किया? शायद देवराज चौहान ने। देवराज चौहान ने? वो अभी तक मैनचेस्टर में ही है। होगा। तुम्हें कैसे पता कि ये काम देवराज चौहान का हो सकता है? माची देवराज चौहान को शूट करने के लिए भाग दौड़ कर रहा था। अब यहाँ माइक आने वाला है। फिर तो मेरा आना ठीक नहीं होगा। रोजा ने 2 क्षण सोचने के बाद कहा। ठीक है, तुम बताओ। फुर्सत मिलने पर मैं आऊंगी। तुम घर पर ही हो? हाँ। 3,000 पाउंड भी ले आऊंगी। ये बात बाहर ना जाए कि सीआईए के 8 एजेंटों की तस्वीरें तुमने मुझे दी हैं। मैं अपने लिए मुसीबत थोड़ी खड़ी करना चाहूंगा। ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है। ये ठीक कहा तुमने, रोजा ने कहा और फोन बंद कर दिया। उसी पल उसकी माँ कह उठी। तू ये नौकरी छोड़ दे। ये ही होता रहा तो मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। रोजा ने माँ को देखा। शादी कर लूं माँ? तू तो जगमोहन नाम के इंडियन से शादी करने वाली थी। तब वो खबर झूठी फैलाई थी मैंने। परंतु अब मैं गंभीर हूँ। क्या गंभीर? अगर जगमोहन मुझसे शादी करने को तैयार हो जाए तो मैं शादी कर लूंगी। सच? हाँ माँ। लेकिन वो है कहाँ? इंडिया में। मैं इंडिया जाऊंगी। परंतु वो मुझसे खासा नाराज है। मैंने उसे तगड़ा झटका दिया था। तो मना ले उसे। कोशिश तो करूंगी। रोजा मुस्कुरा रोजा मुस्कुराई। वो मान गया तो तू फिर ये नौकरी नहीं करेगी? नहीं। फिर तो जगमोहन के साथ ही रहूंगी। वो अच्छा इंसान है। परंतु तब सीआईए मेरे पीछे थी। मुझे सीआईए के इशारों पर चलना पड़ रहा था। नहीं तो वो मेरे साथ जगमोहन को भी मार देते। इसी वजह से कुछ गलतफहमी हम दोनों के बीच में आ गई। तू सच्चे मन से कोशिश करेगी तो वो मान जाएगा। माँ ने कहा। रोजा सिर हिलाकर रह गई। अगला दृश्य। इंडिया। दिन के 11 बजे। मार्शल का ठिकाना। मार्शल एक कमरे में मौजूद जगमोहन के पास। शहर भर के किसी भी होटल में उन नामों की एंट्री नहीं है जो तुमने बताए थे। मार्शल बोला। एक दो नाम भी नहीं मिले? जगमोहन कह उठा। नहीं। तुम्हें फिरोजा ने गलत खबर दी है कि यह भी हो सकता है कि वो लोग होटलों में ना ठहर कर किसी प्राइवेट जगहों पर ठहरे हों। यह भी संभव है। फिरोजा ने प्रधानमंत्री के पीए ओम तिवारी के गद्दार होने और सीआईए एजेंटों के साथ मिले होने के बारे में बताया था। उस बारे में तुमने क्या पता लगाया? जगमोहन गंभीर स्वर में बोला। मेरे एजेंट उस पर नजर रख रहे हैं। उसका मोबाइल टैपिंग पर है। उसकी हर कॉल को मेरे आदमी सुन रहे हैं। अगर कोई हमारे काम की खबर हुई तो हमें पहले से ही पता चल जाएगा। जगमोहन 2 पल मार्शल को देखने के बाद बोला। वो 8 लोग, जिनमें से 2 मर चुके हैं, वो गलत आईडी की आड़ में होटलों में ना रुके हों। होटलों में उनके गलत नाम ना दर्ज हों। वो सीआईए के लोग हैं। इस वक्त के लिए पूरी तैयारी करके यहाँ पहुंचे होंगे। या तो वो होटलों में ठहरे नहीं होंगे या फिर वो गलत नामों से ठहरे होंगे। संभव है ऐसा ही हुआ हो। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। उन दोनों के बारे में शिनाख्त हुई जो मारे गए थे? नहीं, पता नहीं लगा उनका। उनके चेहरों की तस्वीर टीवी अखबारों में 2 दिन से आ रही है। परंतु उनकी पहचान का कोई भी सामने नहीं आया। अभी तक उन पर लावारिस लाशों का लेबल लगा है। हमने अमेरिकन एम्बेसी से भी संपर्क किया पर वो इन तस्वीरों को अमेरिका में फ्लैश करेंगे। हमें शक है कि वो अमेरिकी नागरिक हैं। परंतु एम्बेसी के लोगों ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई।
उन्हें अमेरिकन मानने से इनकार कर दिया, मार्शल बोला। हमें अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए। ऐसा ही कर रहे हैं हम। तभी मोबाइल बजने लगा जगमोहन का। जगमोहन ने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ फिरोजा थी। कैसे हो जगमोहन? फिरोजा की मुस्कुराती आवाज कानों में पड़ी। अब क्या है? नाराज हो मुझसे? मैं बहुत व्यस्त हूँ। काम की कोई बात है तो कहो, नहीं तो मेरे दिए नामों का कोई फायदा हुआ? नहीं, शहर भर के होटलों में इन नामों का कोई आदमी नहीं रुका। तो हो सकता है कि वो लोग गलत आईडी दिखाकर दूसरे नाम से होटल में रुके हों। इस बारे में छानबीन चल रही है। प्रधानमंत्री के पीए ओम तिवारी के बारे में मैंने तुम्हें बताया। वो काम भी अभी चल रहा है। तुम अभी तक मुझसे नाराज हो, पर मैंने जो किया वो जरूरी था, वरना मैं वही बात नहीं करना चाहता। लेकिन मैं तुम्हारी नाराजगी दूर कर देना चाहती हूँ। अब तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है। फोन बंद फोन बंद मत करना। मैंने तुम्हें बहुत खास खबर देनी है। फोन बंद मत करना। मैंने तुम्हें बहुत खास खबर देनी है। उधर से फिरोजा ने तेज स्वर में कहा। क्या? मैंने उन 8 सीआईए एजेंटों की तस्वीरों का इंतजाम कर लिया है जो इंडिया में प्राइम मिनिस्टर की हत्या करने के लिए मौजूद हैं। देवराज चौहान से पता चला कि 2 को तुमने वो तस्वीरें तुम नेट से मुझे भेजो। मैं खुद लेकर आ रही हूँ। कब? 3-4 दिन में। तुमसे भी मिलूंगी। तुम्हारी शिकायतें दूर करूंगी और तुम वो तस्वीरें पहले ही नेट द्वारा भेजो। मेरा काम आसान हो जाएगा। अभी नहीं भेज सकती। वो कहीं रखी हैं। उन्हें वहां से उठाना है। फिर यहाँ मैं भी व्यस्त हूँ। गड़बड़ चल रही है यहाँ। तुम तो इंडिया पहुंचकर बैठ गए, परंतु यहाँ वही सब चल रहा है। क्या कहना चाहती हो तुम? 3-4 दिन में इंडिया में तुमसे मिलूंगी। आने की खबर कर दूंगी। इसके साथ ही फोन कट गया। जगमोहन ने कान से फोन हटाकर मार्शल को देखा। फिरोजा थी? मार्शल बोला। हाँ। वो कहती है कि इंडिया पहुंचे 8 एजेंटों की तस्वीरें मैंने हासिल कर ली हैं। वेरी गुड। ये तो अच्छी खबर है। 3-4 दिन में वो इंडिया आ रही है। नेट से नहीं भेज रही वो तस्वीरें? वो कहती है कि तस्वीरें कहीं और रखी हैं। कहती है उधर गड़बड़ चल रही है। क्या? ये नहीं बताया। देवराज चौहान से पूछ सकते हैं इस बारे में। वो वहां फिरोजा से मिल चुका। तुम्हें फिरोजा पर भरोसा है? जगमोहन ने मार्शल से पूछा। मार्शल ने जगमोहन को देखा और कह उठा। बात मेरे भरोसे की नहीं, तुम्हारे भरोसे की है। क्या तुम्हें भरोसा है फिरोजा पर? कुछ पल खामोश रहकर जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। मुझे उस पर भरोसा है। पहले तो उसने तुम्हें धोखा दिया था। अब भरोसे की वजह क्या है? ये दिल का मामला है। ऐसे में वजह नहीं पूछी जाती। जगमोहन गंभीर था। तो तुम ये मानते हो कि तुम्हें फिरोजा से प्यार हो गया था? शायद हो गया था। इसी वजह से तुम नाकामयाब होकर लौटे। फिरोजा से सीडी नहीं ले। मेरी नाकामी की वजह फिरोजा नहीं, ब्रिजवॉश था। उसने तुमसे गद्दारी की। वो हमारी खबरें सीआईए को दे रहा था और उसने ही ये खबर सीआईए एजेंट माइक को दी कि मैं और फिरोजा सीडी के साथ मैनचेस्टर में कहाँ छुपे हैं। यहीं से सारी बात बिगड़ी और माइक फिरोजा को डराकर सीडी ले गया। साथ ही उसने फिरोजा पर इस बात का दबाव रखा कि वो मेरे को भटकाए रखे कि सीडी उसके पास ही है। इस तरह मैं तुम्हें गलत खबरें देता रहूं और तुम मेरी गलत खबरों से व्यस्त रहे, यही सोचते रहे कि मैं सीडी लेकर आ जाऊंगा। ये बात थी तो फिरोजा तुम्हें सच बता सकती थी। माइक ने उसे स्पष्ट कहा था कि उसकी बात नहीं मानी तो उसे मार दिया जाएगा। फिरोजा दबाव में रही, परंतु मैं इससे इनकार नहीं करता कि फिरोजा ने मुझे धोखा दिया। अंत में जब उसने मुझे इंडिया भेजा तो वो मुझे सच बता सकती थी। मुझे सच बता सकती थी। अब भी तुम्हारे दिल में फिरोजा के लिए जगह है? है। फिरोजा भी शायद तुम्हें चाहती है, तभी तुम्हें खबरें दे रही है। ऐसी बात है। जासूसी के बीच दिलों का मामला शुरू हो गया, जबकि ऐसा होता नहीं है। मार्शल बोला। मैं तुम्हारा जासूस नहीं हूं, जगमोहन ने कहा। जानता हूं। कहने के साथ ही मार्शल ने मोबाइल निकाला और नंबर मिलाने लगा। किसे? देवराज चौहान को फोन कर रहा हूँ। ब्रिजवॉश को उसने खत्म कर दिया होगा। अब वो वापस आने की तैयारी में होगा। जगमोहन ने कुछ नहीं कहा। 2-3 बार मिलाने पर नंबर लग गया। देवराज चौहान से बात हुई मार्शल की। ब्रिजवॉश को खत्म कर दिया? मार्शल बोला। नहीं, वो मेरे हाथों से बच निकला। ये गलत हुआ।
गलत तो हुआ, लेकिन फिक्र की बात नहीं, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। सीआईए एजेंट लूथर माची मेरी जान के पीछे था। 2 घंटे पहले उसे शूट किया है और अब मैं खुद को हल्का महसूस कर रहा हूं। अब क्या करोगे? ब्रिज वॉश को खत्म करके वापस आऊंगा। वॉश को खत्म करना बहुत जरूरी है। अभी उसके पास ऐसी कई खबरें होंगी जो उसने सीआईए को नहीं बताई होंगी, और अब डबल एजेंट होने का राज खुलने पर वो बता सकता है। मैं उसे जल्दी ही तलाश कर लूंगा। जगमोहन ने बताया कि तुम फिरोजा से मिले हो। हाँ। क्या वो विश्वास करने के काबिल है? किस सिलसिले में? फिरोजा का फोन आया अभी जगमोहन को। फिरोजा ने बताया कि उसने 8 सीआईए एजेंटों की तस्वीरों का इंतजाम कर लिया है, उन 8 एजेंटों की जो इंडिया में प्रधानमंत्री की हत्या के लिए मौजूद हैं। फिरोजा ने ऐसा कहा? हाँ। हैरानी है, सुबह से तो वो मेरे साथ मौजूद थी। ऐसी बात होती तो मुझे बताती जरूर। रुको, सोचने में जल्दी मत करो, मार्शल बोला। जगमोहन के ये कहने पर कि नेट द्वारा वो तस्वीरें भेज दे, तो उसने कहा कि अभी तस्वीरें उसके पास नहीं है और यहाँ वो मुसीबत में फंसी हुई है। मुसीबत में वो इस वक्त जरूर होगी। मैंने लूथर माची को उसके घर के बाहर ही शूट किया था, जब वो फिरोजा से ही मिलकर बाहर आ रहा था। परंतु तस्वीरों वाली बात, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि फिरोजा के फोन पर किसी से बात हुई हो? और ऐसा संभव है? देवराज चौहान की आवाज कानों में पड़ी। इस बात का सच पता करके तुम्हें बताऊंगा। अभी तक मेरी निगाहों में फिरोजा ठीक है, वो दिल से हमारा साथ दे रही है। परंतु जासूसी दुनिया की पैंतरेबाजी मेरी समझ से बाहर है। किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस बारे में जगमोहन क्या कहता है? उसे फिरोजा पर विश्वास है। फिरोजा के मन में भी जगमोहन के लिए जगह है। जो भी सच होगा पता करके तुम्हें बताऊंगा। यहाँ मैं अकेला हूँ, ऐसे में ब्रिज वॉश को जल्दी ढूंढना मेरे लिए कठिन है। मैं तुम्हें अपने एजेंटों के पते देता। अब तुम्हारे लोगों पर मुझे भरोसा नहीं रहा। तुम्हारा मुख्य मोहरा ब्रिजवास ही गद्दार निकला। आगे का काम जो भी मैं करूंगा अकेला ही करूंगा। इसके साथ ही देवराज चौहान ने उधर से फोन काट दिया। मार्शल ने फोन जेब में डालते हुए जगमोहन से कहा, देवराज चौहान कहता है कि फिरोजा दिन भर उसके साथ थी, परंतु ऐसी कोई बात उसने उससे नहीं कही। जो भी होगा सच सामने आ जाएगा। जो भी होगा सच सामने आ जाएगा। हम प्रधानमंत्री को बचाने की पूरी चेष्टा कर रहे हैं, जगमोहन बोला। अभी तक तो कोई खबर नहीं आई कि प्रधानमंत्री जी चुनावी दौरे पर कहीं जाने वाले हैं। कहीं तो वो जाएंगे ही, जगमोहन ने होंठ भींचकर कहा। ओम तिवारी अगर सच में गद्दार है तो प्रधानमंत्री जी के सिर पर हर वक्त मौत की तलवार लटकी हुई है। फिरोजा ने अभी तक हमें 2 खबरें दी हैं, ओम तिवारी के गद्दार होने की खबर और उन लोगों के नाम जो प्रधानमंत्री जी की हत्या के लिए इस शहर में मौजूद हैं। और दोनों बातों की सत्यता हम नहीं जान पाए। ऐसे में ये कहना कठिन है कि फिरोजा ने हमें सही खबर दी है या गलत। पता चल जाएगा, मार्शल बोला। हमारा काम चल रहा है। तभी मार्शल का मोबाइल बजा। हेलो, मार्शल ने बात की। मार्शल, मैं 42 बोल रहा हूँ, उधर से कहा गया। तुम्हारी ड्यूटी तो ओम तिवारी की मोबाइल टैपिंग पर, मार्शल ने बात काट कर कहा। हाँ, कुछ खबर है। तिवारी के 4 मोबाइल नंबरों में से एक पर आई कॉल हमारे काम की है। तिवारी से विदेशी लहजे में अंग्रेजी में बात की गई। फोन करने वाले ने कहा, तिवारी अब तक तुमने कोई खबर नहीं दी। तो तिवारी ने कहा, 2-3 दिन और इंतजार करो, प्रधानमंत्री जी का रैली में जाने का प्रोग्राम बन रहा है। इतनी ही बातचीत हुई थी, फोन बंद हो गया। एक बार फिर दोहराओ बातचीत को, मार्शल होंठ सिकोड़कर बोला। उधर से बातचीत को पुनः दोहराया गया। ये कॉल हमारे काम की हो सकती है। तिवारी को आने वाला फोन कहाँ से आया? सम्राट होटल से। और फोन नंबर बताया गया। तुम सावधानी से इसी काम पर डटे रहो। आने वाले वक्त में मैं तुम्हें कई काम की बातें सुनने आने वाले वक्त में तुम्हें कई काम की बातें सुनने को मिल सकती हैं। कहने के बाद मार्शल ने पूछा, तुम्हारे साथ कौन है? 34। वो नींद ले रहा है। ठीक है, कहकर मार्शल ने फोन बंद किया और जगमोहन को यह बात बताई। सुनते ही जगमोहन कह उठा, हमें सम्राट होटल जाकर उस नंबर के बारे में पता लगाना चाहिए जहां से फोन किया गया है। हमें जाने की जरूरत नहीं है, मेरे लोग ये काम कर देंगे, मार्शल ने कहा और नंबर मिलाने लगा। अगला दृश्य।
2 घंटे बाद मार्शल को वापस फोन आया। मार्शल, मैंने सम्राट होटल पहुंचकर छानबीन की। जो नंबर तुमने बताया था वो होटल की लॉबी में लगे 3 पब्लिक फोन बूथ में से एक का है, और वहां से होटल के मेहमान अक्सर फोन करते रहते हैं। यानी कि ये पता लगाना कठिन है कि 3 घंटे पहले किस व्यक्ति ने फोन बूथ का इस्तेमाल किया था। होटल में कितने विदेशी लोग ठहरे हैं? करीब 30-35 हैं। एक बार फिर उन 8 नामों को चेक करो जिनके बारे में हम होटलों में पूछ रहे थे। पता कर लिया। उन 8 नामों में से कोई भी नाम होटल में ठहरे विदेशियों के नामों से नहीं मिलता। मार्शल होंठ भींच कर रह गया। ऑर्डर मार्शल, उधर से आवाज आई। तुम कुछ और लोगों को बुला लो और होटल में ठहरे विदेशियों पर नजर रखो। जिस पर शक हो उसके बारे में छानबीन करो। ओके मार्शल। मार्शल ने फोन बंद किया और जगमोहन को सारी बात बताई। वो लोग हमारे वो लोग आसानी से हमारे हाथ नहीं लगने वाले, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। 2 हाथ चढ़ गए थे ये जुदा बात है। जो लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री की हत्या करने आए हैं वो सीआईए के बेहतरीन एजेंट होंगे। पूरी तैयारी के बाद आए होंगे। ऐसे में वो हमारी थोड़ी सी कोशिश से हमारे हाथ कैसे लग सकते हैं? अगर वो लोग प्रधानमंत्री की हत्या करने में सफल हो गए तो ये बात हमारे लिए शर्म की बात होगी। फिरोजा 3-4 दिन में सीआईए के लोगों की तस्वीरें लेकर आ जाएगी। 3-4 दिन बहुत होते हैं। तब तक कुछ भी हो जाएगा तो हमारे पास वक्त बहुत कम है। जगमोहन ने सोचा, फिर कह उठा, मैं फिरोजा को फोन करके देखता हूँ, शायद वो नेट द्वारा उन तस्वीरों को भेज दे। तुम्हारे पास नंबर है उसका? जिस नंबर से फोन आया था उसी नंबर को वापस फोन करके देखता हूँ, कहते हुए जगमोहन ने फोन निकाला। कुछ पलों में दूसरी तरफ बेल जाने लगी। हेलो। कानों में पड़ने वाली आवाज फिरोजा की ही थी। उस तरफ से कुछ और लोगों के बात करने की आवाज भी आ रही थी। मुझे वो तस्वीरें जल्दी चाहिए। 3-4 दिन का इंतजार नहीं किया जा सकता, जगमोहन ने कहा। 10-12 घंटों का इंतजार करो, फिरोजा की आवाज कानों में पड़ी। मैं तुम्हें फोन करूंगी। इसके साथ ही फोन बंद हो गया। अगला दृश्य। इंग्लैंड का शहर मैनचेस्टर, फिरोजा का घर। रात के 2 बज रहे थे। वहां माइक अपने 4 साथियों के साथ मौजूद था और पुलिस भी वहां थी। तीनों लाशों का पंचनामा करके उन्हें एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल भेज दिया गया था। खाना पूरी करने के बाद पुलिस भी चली गई थी। रात के इस वक्त बाहर जानलेवा सर्दी पड़ रही थी। फिरोजा कंबल में लिपटी एक तरफ खड़ी थी। अभी अभी उसे जगमोहन का फोन आया था। तभी फिरोजा का फोन फिर बजा। हेलो। फिरोजा ने बात की। फिरोजा, दूसरी तरफ चीफ था। मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि तुम्हारे घर के बाहर सीआईए एजेंट लूथर माची और उसके 2 साथियों को किसी ने शूट कर दिया? यस सर। वो वहां क्या कर रहा था? मुझसे मिलने आया था सर। क्यों? वो मुझे देवराज चौहान, मार्शल के एजेंट का ठिकाना पूछने आया था। जाने क्यों उसे लगा कि मैं ये बात जानती और तुम नहीं जानती। चीफ के कानों में पड़ने वाली आवाज तीखी हो गई थी। मैं कैसे जानूंगी सर कि। रोजा ने सब्र के साथ जवाब देना चाहा। मुझे पता लगा है कि तुम दिन भर देवराज चौहान के साथ थी और तुम दोनों ने मिलकर ब्रिजवाश को मारना चाहा। ये झूठ है सर। ब्रिजवाश को मैं क्यों मारूंगी? मेरा उससे क्या वास्ता? फिरोजा ने जल्दी से कहा। परंतु मैं देवराज चौहान के साथ अवश्य थी। उसने मुझे जबरन अपने साथ रखा हुआ। फिरोजा को कोई जबरन अपने साथ नहीं रख सकता, उधर से चीफ ने कहा। फिरोजा ने होंठ भींच लिए। तुम किस चक्कर में हो? कोई चक्कर नहीं है सर, मैं तो इन दिनों कुछ कर भी नहीं रही। पूरे बीते मामले से मेरा पीछा नहीं। एक बार तो मैंने तुम्हें सीआईए के हाथों से बचा लिया था, परंतु ये बार बार नहीं होगा। किसी को बचाने की भी मेरी एक सीमा है। बेहतर होगा तुम समझदार बन जाओ। लूथर माची को किसने मारा? पता नहीं सर, लेकिन मुझे लगता है कि देवराज चौहान ने ही मारा होगा। वो देवराज चौहान को खत्म करने के लिए भाग दौड़ कर रहा था। दिन में देवराज चौहान ने मुझे कहा भी था कि वो लूथर माची को छोड़ेगा नहीं। तुम मुझसे कई बातें छुपा रही हो। नहीं सर। सुबह ऑफिस आकर मुझसे मिलो। जी सर। 3-4 दिन बाद की तुमने टिकट बुक कराई इंडिया जाने की? चीफ की आवाज कानों में पड़ी। फिरोजा समझ नहीं पाई कि ये बात चीफ को कैसे पता चल गई। जी सर। और तुमने ऑफिस से छुट्टी भी नहीं ली? क्यों जा रही हो तुम इंडिया? वो यूं ही सर, ताजमहल देखने के लिए। कल सुबह ऑफिस आकर मुझसे मिलो। इतना कहकर चीफ ने उधर से फोन बंद कर दिया। फिरोजा ने गहरी सांस लेकर फोन कान से हटाया। तभी माइक को एक आदमी के साथ अपनी तरफ आते पाया।
पुलिस लाशों को ले जा चुकी थी। किससे बातें कर रही थी? पास आकर माइक ने पूछा। चीफ से। क्या बातें? ये पर्सनल है, तुम्हें बताने लायक नहीं, फिरोजा ने सामान्य स्वर में कहा। माइक ने फिरोजा को घूरा, फिर कह उठा, तो तुम्हारा ख्याल है कि लूथर माची को देवराज चौहान ने मारा? हाँ। देवराज चौहान तुम्हारे घर के बाहर क्या कर रहा था? मुझे क्या पता, वो मुझे गली के बाहर छोड़ गया था। मैं घर आ गई, घर में कॉफी पी रही थी तो लूथर माची आया और मुझसे देवराज चौहान का ठिकाना पूछने लगा। और जब बाहर निकला तो मैंने गोलियों की आवाजें सुनी। हो सकता है गोलियां चलाने वाला देवराज चौहान ना हो, कोई और हो। मैंने तो सिर्फ अपना ख्याल बताया है। माइक कई पलों तक फिरोजा को घूरता रहा। फिरोजा शांत रही। एक बार तो सीआईए ने तुम्हारे चीफ के कहने पर तुम्हें छोड़ दिया था, परंतु अब चीफ के कहने पर नहीं छोड़ा था। तुम्हारे मेरे बीच सौदेबाजी हुई थी। मैंने तुम्हें वो सीडी दे दी थी और तुम्हारे कहने पर जगमोहन को भटकाए रखा था। तभी तुम लोगों ने। इस बार तुम बच नहीं। क्या किया है मैंने इस बार? मुझे जल्दी ही समझ में आ जाएगा। लूथर माची की हत्या में तुम्हारा हाथ हो सकता है। बकवास मत करो। इस मामले में मेरा इतना ही हाथ है कि वो मुझसे मिलने आया और मेरे घर से बाहर उस पर गोलियां चलाई गई। वो मर गया। तुम इस मामले में मुझे खींचने की कोशिश मत करो। लूथर माची की हत्या हो जाना मामूली बात नहीं है। तो मैं क्या करूं? जिसने मारा है उसे ढूंढो, उसे मारो। हो सकता है उनके घर घर से बाहर निकल जाने पर तुमने ही उन पर गोलियां चलाई हो। रोजा ने माइक को घूरा और कह उठी, गवाह ढूंढो और फिर मुझे शूट कर दो। ऐसा कोई आदमी ढूंढो जिसने मुझे गोलियां चलाते देखा हो। अब की बार मुझे पता चला कि तुम सीआईए के मामले में दखल दे रही हो तो तुम बचोगी नहीं। रात बहुत हो गई है माइक, और सुबह मुझे चीफ के पास जाना है। गुड नाइट, माइक ने उखड़े स्वर में कहा। फिरोजा पलटी और अपने घर में प्रवेश करके दरवाजा बंद कर लिया। माइक चार में से अपने दो साथियों से बोला, तुम लोग फिरोजा पर नजर रखो। ये जहां भी जाए, जिससे भी मिले, नजर रखते रहो, मुझे बताते रहो। ओके। सुबह दो लोग आ जाएंगे तुम्हारी जगह लेने। इसके बाद माइक बाकी के दो लोगों से के साथ वहां से चला गया। अगला दृश्य। मां ने नींद भरी आंखों से फिरोजा को देखा। एनी के साथ कभी ये सब नहीं हुआ, परंतु तुम्हारे साथ ऐसी बातें होती रहती हैं। अब मैं क्या करूं मां? ये नौकरी छोड़ दो। जगमोहन मुझे मिल गया तो नौकरी छोड़ दूंगी। तो जगमोहन से पूछती क्यों नहीं कि वो तेरे से शादी करने को तैयार है? बताया तो वो नाराज है। इंडिया पहुंचकर उससे मिलना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। 3-4 दिन बाद मैं इंडिया जा रही हूँ। लेकिन माँ, मुझे अभी बाहर जाना है। जगमोहन का भी काम है, वो करना। अभी? हाँ अभी माँ। इसी वक्त फिरोजा का मोबाइल बजने लगा। हेलो। फिरोजा ने बात की। माइक के दो आदमी बाहर ही तुम्हारी निगरानी पर हैं। देवराज चौहान की आवाज कानों में पड़ी। फिरोजा के होंठों से गहरी सांस निकली। तुम बाहर ही हो? फिरोजा कह उठी। मैं तो चला गया था, परंतु दोबारा आना पड़ा। तुमसे बात करनी है। इस बात के इंतजार में था कि तुम फुर्सत पालो। बाहर माइक के दो लोग हैं? हाँ। थैंक्स ये बात बताने के लिए। मैं अभी कहीं जाने वाली थी। तुम कहाँ हो? गली के बाहर, कार में बैठा हूँ। वही कार है, दिन वाली। ठीक है, तुम वहीं रहो, मैं पीछे की सर्विस लेन से निकल कर आती हूँ। पीछे तो कोई नहीं है? नहीं, पीछे नहीं है कोई। दोनों आदमी तुम्हारे घर के सामने कार में बैठे हैं। मैं कुछ देर तक तुम्हारे पास पहुंच रही हूँ, फिरोजा ने कहा और फोन बंद कर दिया। अब कहाँ जा रही हो? माँ ने पूछा। बताया तो, जगमोहन का काम है। ये काम कर दिया तो शायद वो खुश हो जाए, नाराजगी छोड़ दे। अगला दृश्य। फिरोजा रात के अंधेरे में घर के पीछे की सर्विस लेन में निकलकर बाहर खड़ी सड़क पर पहुंची और देवराज चौहान की कार तलाश करने लगी। वहां और भी कई कारें खड़ी थी। कुछ ही मिनटों में वो देवराज चौहान की कार में उसकी बगल वाली सीट पर बैठी थी। देवराज चौहान ने कार आगे बढ़ा दी और कुछ आगे निकल जाने के बाद कार की हेडलाइट ऑन की। स्ट्रीट लाइट की रोशनी सड़कों पर जगमग कर रही थी। मैंने तो सोचा तुम मजे से नींद ले रहे होगे, फिरोजा बोली। वैसे तुमने लूथर माची और उसके दोनों साथियों का अच्छा निशाना लिया। उन्हें गोलियां चलाने का मौका ही नहीं दिया। तुम्हें कैसे पता लगा? जवाब में गोलियां चलने की आवाजें जो नहीं आई, पर मेरे घर के बाहर उन तीनों को शूट करके तुमने मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर दी। पुलिस और माइक को मुझे संभालना पड़ा। तब वो मेरे निशाने पर थे।
तुम्हें यकीन था माची मेरे पास आएगा? यकीन तो नहीं था, परंतु कुछ आशा थी। कार चलाता देवराज चौहान बोला, मेरा ख्याल था कि ब्रिजवॉश सारे हालातों की खबर माची को जरूर देगा, कि माची मेरे पीछे लग जाए। और ऐसा ही हुआ। मुझे ढूंढता वो तुम तक आ पहुंचा। लूथर माची को शूट करके तुमने अपने लिए मुसीबत कम कर ली, परंतु माइक बहुत गुस्से में था। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। तुम मेरे से कोई बात करने को कह रहे थे। तुमने जगमोहन को फोन किया, उसे बताया कि तुम्हारे पास उन 8 की तस्वीरें हैं जो प्रधानमंत्री की हत्या के लिए इंडिया पहुंचे हुए हैं। देवराज चौहान बोला, क्या ये बात सच है? पूरी तरह। तुम दिन भर मेरे साथ रही, तब तो तुमने मुझे ये बात नहीं बताई। तब तस्वीरों के बारे में मुझे भी नहीं पता था। घर आने के बाद ही मुझे इस बारे में फोन आया। किसका? वाइट का। वो हमारी एजेंसी का इन्फॉर्मर है, परंतु मेरी उससे अच्छी पटती है। मैंने उसे सारी बात बताकर कहा था कि अगर वो उन 8 के बारे में मुझे जानकारी देता है तो मैं उसे $5,000 दूंगी। 2,000 पाउंड उसे तब दिए जब उसने मुझे उन 8 के नाम बताए। अब उसका फोन आया है कि उनकी तस्वीरें उसने हासिल कर ली हैं, तो मैंने जगमोहन को फोन कर दिया। तो यहां रहकर उसने उन 8 की तस्वीरों का इंतजाम कैसे कर लिया? उसके हाथ लंबे हैं, उसके कॉन्टैक्ट्स हैं अमेरिका में। इन कामों में वो मुद्दत से है। और अब तुम कहाँ जा रही हो? वाइट के पास तस्वीरें लेने। तुम ये सब क्यों कर रही? जगमोहन के लिए कर रही हूँ। क्यों? ताकि उसकी करीबी हासिल कर सकूं, उसे बता सकूं कि मैं उससे प्यार करती हूँ और पहले जो मैंने किया वो मेरी मजबूरी थी। वो मुझे अच्छा भी लगता है। तुम दोनों के इस मामले से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम जगमोहन को जल्दी तस्वीरें भेज दो, ताकि वो जो काम वहां कर रहा है उसमें तेजी आए। देवराज चांद ने कहा, इस बारे में बात हो गई है जगमोहन से। अब वाइट के पास तस्वीरें लेने ही जा रही हूँ। फिर वापस घर आकर नेट पर उसे तस्वीरें भेज दूंगी। इसी काम के लिए तो घर से निकली हूँ। देवराज चांद कार चलाता रहा। कुछ देर उनमें खामोशी रही। तुम इंडिया की सहायता करके सीआईए और अपने देश के खिलाफ काम। मैं अपने देश के खिलाफ काम नहीं कर रही, सीआईए के खिलाफ काम जरूर कर रही हूँ। सीआईए को पता चल गया तो इसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा। शायद पता नहीं चलेगा। मैंने जो करना था लगभग कर दिया है। तस्वीरें जगमोहन को भेजते ही मेरा काम पूरा हो जाएगा। और अगर जगमोहन की नाराजगी दूर हो गई तो उससे शादी करके नौकरी छोड़ दूंगी, इंडिया में रहूंगी। जगमोहन क्या काम करता है तुम्हें पता है ना? उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे वो अच्छा लगा बस। देवराज चौहान कुछ पल चुप रहकर बोला, वाइट पर तुम कितना विश्वास कर सकती हो? मेरे बारे में वो हर बात गोपनीय रखेगा। रोजा ने विश्वास भरे स्वर में कहा, वो मेरे लिए ब्रिजवास को ढूंढ सकता है? शायद हाँ। पाउंड उसे अच्छे देने पड़ेंगे। दूंगा। बात कर लेती हूँ। आगे से कार को बाएं मोड़ो और सीधा चलो। अगला दृश्य। बार बार दसियों बार बेल बजाने पर वाइट ने दरवाजा खोला। वो सोया उठकर आ रहा था और उसके मुंह से विस्की की स्मेल आ रही थी। इतनी रात को मेरी नींद खराब करने की क्या जरूरत थी? वाइट ने फिरोजा को देखकर कहा। फिर देवराज चौहान को देखा। ये मेरे साथ है, फिरोजा ने कहा। वो तो मैं भी देख रहा हूं, परंतु ये है कौन? देवराज चौहान। ओह, मार्शल का एजेंट। वाइट संभला। तुम इसे साथ लिए क्यों घूम रही हो? ये बात तुम्हारे अलावा और किसी को नहीं मालूम। भीतर आओ। वाइट पीछे हटता हुआ बोला, तुमने मेरा सारा आराम खराब कर दिया। आज पी के सोया था कि सुबह आराम से जागूंगा, पर तुमने मेरा सारा सिस्टम गड़बड़ा दिया। उनके भीतर आने पर वाइट ने दरवाजा बंद किया। भीतर गर्म था, सर्दी का नामो निशान नहीं था। वो कौन सा दिन है जब तुम पीकर नहीं सोते? रोजा मुस्कुराई। आज सर्दी ज्यादा थी और थका हुआ भी था। वाइट दूसरे कमरे की तरफ बढ़ता क्या उठा। रोजा और देवराज चौहान उसके पीछे थे। वाइट ने एक ड्राज से तस्वीरों वाला लिफाफा निकालकर फिरोजा की तरफ बढ़ाया। लो, वो 8 इसी तस्वीर में है। 8 तस्वीरें इसी में है। फिरोजा ने तस्वीरें निकालकर उन्हें देखा, फिर देवराज चौहान की तरफ बढ़ा दी। क्या तुम तस्वीरें इंडिया को दे रही हो? वाइट बोला। हाँ। सीआईए को पता चला तो तुम बच नहीं सकोगी। अगर तुम नहीं बताओगे तो सीआईए को पता कैसे चलेगा? मैं तो बताने से रहा। उस स्थिति में सीआईए मुझे भी शूट कर देगी। 3,000 पाउंड दो।
तुमने मेरी नींद खराब कर दी। लाई हो? फ्रोजा ने जेब से पाउंड निकालकर उसे दिए। व्हाइट ने पाउंड टेबल की दराज में रखे और बोला, जाओ अब, मुझे नींद आ रही है। 5,000 पाउंड और कमाना चाहते हो तो देवराज चौहान से बात कर लो। क्या? देवराज चौहान ने तस्वीरें लिफाफे में डाली और व्हाइट से बोला, तुम्हें ब्रिजवाश को तलाश करके मुझे बताना है कि वो कहाँ है। वो तो इंडिया का ही एजेंट है, व्हाइट बोला। फिर तुम? वो डबल एजेंट है, सीआईए को भी खबरें दे रहा था। उसका राज खुल गया है, देवराज चौहान ने बताया। तो ये बात है। व्हाइट गंभीर हो गया। ब्रिजवाश कहाँ छिपा है ये बताने के तुम्हें 5,000 पाउंड मिलेंगे, देवराज चौहान ने कहा। तुम्हारे साथ संबंध रखना मुसीबत मोल लेना है। तुम कई सीआईए एजेंटों को मार चुके। लूथर माची भी मेरे हाथों मारा गया, देवराज चौहान बोला। कब? व्हाइट चौंका। कुछ घंटे पहले। देखो, व्हाइट गंभीर स्वर में कह उठा, तुम्हारे साथ वास्ता रखना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। सीएए मेरी दुश्मन बन जाएगी और सीएए को एक ही भाषा आती है कि दुश्मन को खत्म कर दो। वो तो सामने वाले को सोचने का मौका भी नहीं देती। तुम्हारा काम करके मैं मुसीबत मोल नहीं लेना। देवराज चौहान ने जेब से पाउंडों की गड्डी निकाली और गिनकर 5,000 पाउंड व्हाइट की तरफ बढ़ाए तो व्हाइट के चेहरे पर हिचकिचाहट के भाव उभरे। इस मुलाकात के बाद हम फोन पर ही संपर्क में रहेंगे, मुलाकात नहीं करेंगे। तुम सुरक्षित रहोगे। व्हाइट ने फिरोजा को देखा। फिरोजा ने सहमति में सिर हिलाया तो देवराज चौहान से पाउंड लेकर बोला, तुम मुझसे मिलना मत। नहीं मिलूंगा, लेकिन मेरा काम जल्दी करने की कोशिश। मुझे मालूम है कि ब्रिजवाश कहाँ हो सकता है, परंतु एक बार अपनी तसल्ली कर लूं। व्हाइट ने गंभीर स्वर में कहा। कल 12 बजे तक तुम्हें फोन कर दूंगा। देवराज चौहान और फिरोजा बाहर आ गए। आधी रात के बाद की तगड़ी सर्दी पड़ रही थी। हवा इस कदर ठंडी थी कि बदन को चीरती लग रही थी। दोनों कार में बैठे। देवराज चौहान ने कार स्टार्ट करते हुए कहा, व्हाइट काम का आदमी लगता है। काम का ही है। एजेंसी इसकी दी खबरों पर पूरा भरोसा करती है। लंबे समय से ये एजेंसी के साथ है। देवराज चौहान ने कार आगे बढ़ा दी। अब तुम इन तस्वीरों का क्या करोगी? अभी घर अभी घर जाकर जगमोहन को फोन करके आईडी नंबर पूछूंगी और नेट द्वारा तस्वीरें भेज दूंगी। ये भूलना मत। तुमसे ज्यादा चिंता मुझे है, फिरोजा मुस्कुराई। मैं जगमोहन की नाराजगी दूर करना चाहती हूँ। तुम इंडिया भी जा रही हो? तुम्हें किसने बताया? जगमोहन ने। सच में, जगमोहन ठीक कहता है। तुम्हारे साथ उसका रिश्ता खास है। देवराज चांद ने कुछ नहीं कहा। कार दौड़ती रही। कुछ देर बाद छाई खामोशी को तोड़ते हुए देवराज चौहान ने कहा, मैं तुम्हें गली के मोड़ पर ही उतार दूंगा। तुम पीछे की सर्विस लेन से ही अपने घर जाना। अगला दृश्य। इंडिया। मार्शल अपने ठिकाने पर कंप्यूटर के सामने बैठा व्यस्त था। शाम के 6 बज रहे थे। जगमोहन पास ही में टहल रहा था और बीच बीच में रुककर कंप्यूटर स्क्रीन को देखने लगता। 2 बार फिरोजा से बात हो चुकी थी फोन पर। उसने आखिरी बार कहा था कि वो उन तस्वीरों को नेट पर भेज रही है। जगमोहन से उसने आईडी पूछ ली थी। इस बात को 10-15 मिनट हो चुके थे। तब से मार्शल कंप्यूटर पर ही बैठा था। कुछ आया है, एकाएक मार्शल ने कहा। मैसेज आने का साइन आ गया था। इसके साथ ही मार्शल की उंगलियां कीबोर्ड पर चलने लगी। जगमोहन पास आ गया। एक एक पल उनके लिए भारी था। अब पता चल जाएगा कि फिरोजा कोई चाल चल रही है या सच में तुम्हें खबरें दे रही है, मार्शल ने कहा। कैसे पता चलेगा ये? जगमोहन बोला। उसकी भेजी 8 तस्वीरों में 2 तस्वीरें वो भी होनी चाहिए जो तुम्हारे और भास्कर के हाथों कल मारे गए थे। अगले ही पल स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखी। ये एक है? जगमोहन ने पूछा। हाँ। फिर दूसरी, तीसरी, 7वीं, 8वीं तस्वीरें देखी। जगमोहन ने चैन की सांस ली। इन 8 तस्वीरों में उन 2 की भी तस्वीरें थी जो कल उसके हाथों मारे गए थे। ये हैं वो 8। मार्शल की आंखें चमक रही थी। अब हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। इनमें से 2 को तो निकाल दो, वो कल मारे जा चुके हैं। मार्शल ने गर्दन उठाकर जगमोहन को देखा, फिर मुस्कुराकर कह उठा, बधाई हो। तुम्हारी माशूका ईमानदारी से तुम्हें खबरें दे रही है। जगमोहन ने कुछ नहीं कहा। मेरे ख्याल में वो तुम्हारी नाराजगी दूर करना चाहती है। जो धोखा वो पहले दे चुकी है। आगे का काम करो मार्शल, बातों में वक्त खराब मत करो।
ये वक्त कीमती है। इन 6 तस्वीरों को अपने आदमियों तक पहुंचा दो। वो तस्वीरें दिखाकर होटलों में पता करेंगे। अगर ये लोग गलत आईडी के से होटलों में ठहरे होंगे तो भी हमें पता चल जाएगा। परंतु अपने आदमियों से कह दो कि इनकी खबर मिल जाए तो इन्हें कुछ न कहें। क्यों? ये हमारी नजरों में रहेंगे। इन्हें हम कभी भी पकड़ सकेंगे। परंतु अभी हमें ओम तिवारी के बारे में भी तय करना है कि वो गद्दार है कि नहीं। ये लोग आजाद रहेंगे तभी तो हम ओम तिवारी के बारे में पता कर पाएंगे। ठीक है। मार्शल मोबाइल निकालकर नंबर मिलाता कह उठा। ऐसा ही करते हैं। मार्शल की बात हो गई। सतनाम, मार्शल ने फोन पर कहा, अपनी आईडी चेक करो। मैं तुम्हें तस्वीरें भेज रहा हूं। इनके 50 प्रिंट फौरन तैयार करके अपने आदमियों में बांट दो। उसके बाद मार्शल 5 मिनट तक सतनाम को फोन पर कुछ समझाता रहा। मार्शल ने फोन बंद किया तो जगमोहन बोला, तुमने 8 तस्वीरों को क्यों कहा? उनमें से 2 तस्वीरों को तो निकाल देना देते जो कल मारे गए। हो सकता है वो भी किसी होटल में ठहरे हों, उनका भी पता चल जाए। जगमोहन ने सिर हिलाया, फिर बोला, देवराज चौहान कब वापस आएगा? जल्दी ही। उसका सिर्फ एक ही शिकार बाकी है, ब्रिजवॉश। मार्शल के दांत भिज गए ब्रिजवॉश का नाम लेते हुए। कभी वो तुम्हारा खास एजेंट होता था, परंतु अब वो गद्दार है। जासूसी दुनिया में कब क्या हो जाए पता नहीं चलता। हमें हर वक्त सतर्क रहना पड़ता है। नींद उड़ी रहती है, होश गुम रहते हैं, दिमाग कभी खाली नहीं होता। उलझने हर समय पागल किए रहती हैं। ताने बाने चलते रहते हैं। हमारे पास आराम का वक्त ही नहीं होता। देश को सुरक्षित रखने के लिए जोड़ तोड़ लगी रहती है। और ये सब तुम भी देख रहे हो कि हम काम कैसे करते हैं। इस वक्त तुम भी हमारा हिस्सा बने हुए हो। जगमोहन ने गहरी सांस ली। अगला दृश्य, मैनचेस्टर। सस्ते से होटल में देवराज चौहान टिका हुआ था। सुबह होने पर ही वो सोया था और जब उसकी आंख खुली तो दिन के 12 बज रहे थे। उठकर हाथ मुंह धोया और रूम सर्विस से कॉफी लाने को कहा। शीशे की बंद खिड़की से बाहर देखा तो हर तरफ कोहरा बिखरा नजर आया। 20 फुट दूर कुछ भी स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। आज सर्दी और ज्यादा थी। देवराज चौहान खिड़की से हटा और दरवाजा खोलकर वापस बेड पर जा बैठा और कंबल ओढ़ लिया। व्हाइट ने 12 बजे तक फोन करने को कहा था और 12 बज चुके थे। कुछ ही देर में कॉफी आ गई। देवराज चौहान कॉफी के घूंट भरने लगा। कॉफी समाप्त होते होते उसका मोबाइल बजने लगा। हेलो। देवराज चौहान ने बात की। देवराज चौहान। उधर से व्हाइट की आवाज कानों में पड़ी। कहो व्हाइट। देवराज चौहान ने व्हाइट की आवाज को पहचान लिया था। तुम्हारा काम अभी नहीं हुआ है, तुम्हें कुछ और देर इंतजार करना पड़ेगा। व्हाइट की आवाज कानों में पड़ी। मामला क्या है? ब्रिजवाश का एक दोस्त है, चेरी। मुझे शक है वो वहां हो सकता है। तो आज सर्दी बहुत ज्यादा है, हर तरफ कोहरा है। लगता है जैसे पूरे शहर का कामकाज ठप हो गया है। मेरा आदमी मैकी चेरी के घर पर नजर रख रहा है, लेकिन वो बाहर नहीं निकली। सर्दी की वजह से या ब्रिज वॉश के भीतर होने की वजह से बाहर नहीं निकली, ये पता नहीं चल पाया है। अपने आदमी को घर के भीतर जाने को कहो। ये गलत हो जाएगा। क्यों? अगर ब्रिज वॉश भीतर हुआ तो सतर्क हो जाएगा और वो वहां से निकल गया तो फिर हाथ नहीं आएगा। अगर वो वहां ना हुआ तो मेरे 2 और आदमी भी ब्रिज वॉश को ढूंढने पर लगे हुए हैं। वो जहां भी होगा मैं उसे ढूंढ लूंगा। चैरी से ब्रिज वॉश की दोस्ती कितनी पुरानी है? करीब 5 साल की दोस्ती है। वो पहले भी इस तरह चैरी के घर पर रहा है? एक बार। व्हाइट की आवाज कानों में पड़ी। 2 साल पहले वो एक मामले में फंस गया था तो करीब 10 दिन गायब रहा। ये दिन उसने चैरी के घर पर ही रहकर बिताए थे। ठीक है, जो भी हो मुझे जल्दी बता देना, कहकर देवराज चांद ने फोन बंद कर दिया। चलिए दोस्तों, आज इस कहानी को अब यहीं रोकते हैं। मजेदार कहानी है और जो बात मुझे इन दोनों कहानियों में अच्छी लगी तो ये थी कि इनकी स्पीड बहुत तेज है। आप देखिए, धड़ाधड़ कत्ल होते जा रहे हैं, है ना। यानी लटकाया नहीं गया क्योंकि बहुत कुछ था कवर करने को लेखक के पास, और इतना इतनी जल्दी, और वो भी दो कहानियों में समेटना थोड़ा मुश्किल रहता। शायद इसके 3 भाग भी हो सकते थे, मुझे लगता है, अगर इसको थोड़ा सा लटकाने की कोशिश की होती तो।
लेकिन तब इसमें वो मजा नहीं आता जो अब आ रहा है, जो ये फटाफट। और इस तरह के जो इस तरह के एस्पिनाज से रिलेटेड स्टोरीज होती है ना, उनकी स्पीड ही खूबसूरती होती है। क्योंकि अगर जो थ्रिल है ना वो ज्यादा लंबा उसे इंतजार करना पड़े ना, तो वो मर जाता है। यानी जो उत्सुकता होती है ना, उससे केवल कुछ दूरी तक ही जाया जा सकता है। अगर उत्सुकता में इंतजार लंबा हो जाए तो फिर उत्सुकता मर जाती है और डिसइंटरेस्टेड हो जाता है। अच्छे लेखकों की यही पहचान होती है कि वो जानते हैं कि अपने पाठक को कितनी दूरी तक लटकाना है। कमजोर लेखक ज्यादा लटका देते हैं और वो कहानी बोरिंग लगने लग जाती है। फिर आदमी 2 पन्ने पढ़ता है और फिर छोड़ता है, जाने दो यार, ये अजीब सी है। खैर, पर ये कहानी अच्छी है और हमें पता है। और खास तौर पे जो हमारा एंटेगनिस्ट है, जो हमारा हीरो है, वो अच्छा है। खैर, कहानी में ब्रिज वॉश का डबल एजेंट हो जाना इस कहानी को पूरी तरह से बदल गया। यानी पिछली कहानी में जो हीरो थे वो इस कहानी में धीरे धीरे विलन बनते जा रहे हैं, और पिछली कहानी के जो विलन थे वो इस कहानी में हीरो बनते जा रहे हैं। तो चलिए, खैर, आप लोग अपने विचार रखिएगा। अब तक कैसी लगी आपको कहानी? हम मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक के लिए आप सुनते रहें कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।